हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 के। देखिए, जितने भी लॉन्ग आंसर है, यानी कि जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो अक्सर पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट आएंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का, कि एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाना, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्लांट, ठीक है। यानी एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बना के दिखाता हूँ, ठीक है। और आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बनाना सीखना है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना में, ठीक है, तो इसमें पुष्प की संरचना में बेसिकली जो है 4 प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं, आप भी ट्राई कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान तरीका। देखिए, सबसे पहले तो ये इसके बीच का भाग, ठीक है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं, देखिए पहले तो आप आसानी से बनाना सीखिए, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये जो निचला भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये पुष्प का निचला भाग जो होता है, ठीक है, ये पुष्प का जो निचला भाग है ये पुष्प का व्रंत होता है, ठीक है। यह पुष्प का व्रंत या क्या होता है, डंठल होता है। यह पुष्प का व्रंत होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम पुष्प व्रंत बोलते हैं, ठीक है। पुष्प व्रंत, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेडिकल, ठीक है। इसको हम पेडिकल बोलते हैं। ये हो गया पेडिकल या पुष्प व्रंत, ठीक है। इसको हम डंठल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत या डंठल। ये पुष्प व्रंत या डंठल कहलाता है, ठीक है। जिसके द्वारा पुष्प किसी व्रंत या किसी टहनी या शाखा से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसी व्रंत के द्वारा, यानी कि पुष्प व्रंत के द्वारा जो हमारा पुष्प है वो किसी टहनी या शाखा से जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए, इसके ऊपर का जो भाग होता है, तो ऊपर का जो ये भाग है, ठीक है, एक थैलेनुमा जो संरचना आपको दिख रही है, ठीक है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, ये थैलेनुमा भाग जो है ये पुष्पासन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है दोस्तों, यह पुष्पासन कहलाता है। यह पुष्पासन कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में थैलमस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं, ठीक है। देखिए, थैलमस वह भाग होता है जिसमें पुष्प के चारों भाग, मेन भाग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है, या स्थित रहते हैं। देखिए, इसके बाद जो है, इसके बाद पुष्प में कई सारे भाग दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए, एक भाग नीचे की ओर, ठीक है, और एक भाग ये ऊपर की ओर जो जा रहा है। देखिए, बहुत ही सरल तरीका है। आप इसको और कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये सरल और स्वीट तरीका है, ठीक है। देखिए, बेसिकली यदि हम पुष्प की संरचना की बात करें तो इसमें प्रमुख 4 भाग होते हैं, ठीक है। यदि पुष्प की संरचना की बात करें, ठीक है, इसमें प्रमुख 4 भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है हमारा, इसमें 4 प्रमुख भाग होते हैं पुष्प की संरचना में, ठीक है। कौन कौन सा, पहला तो होता है हमारा बाह्य दलपुंज। क्या होता है दोस्तों, बाह्य दलपुंज। पहली संरचना हमारी होती है बाह्य दलपुंज। दूसरी क्या होती है, दलपुंज। तीसरी होती है क्या, पुमंग। और चौथा भाग क्या है, जायांग, ठीक है। चौथा भाग हमारा हो गया जायांग, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पुष्प के बेसिकली 4 भाग होते हैं, ठीक है। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे यदि हम फ्लावर में देखें तो देखिए, इसके सबसे नीचे का भाग क्या होता है, व्रंत या डंठल होता है, ठीक है, जिसके द्वारा पुष्प किसी व्रंत या डंठल से, किसी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पुष्प के जो 4 प्रमुख भाग होते हैं, देखिए पहला भाग क्या है, इसमें पहला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है हमारा बाह्य दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज को हम कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज को हम कैलिक्स बोलते हैं। देखिए, कैलिक्स के ऊपर वाला भाग, ठीक है, कैलिक्स के ऊपर वाला भाग जो हमारा क्या होता है, बाह्य दलपुंज के ऊपर क्या होता है, दलपुंज होता है, ठीक है। तो जो दलपुंज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं, ठीक है। इसको हम करोला बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारा क्या है, करोला है या
दलपुंज कहलाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम सभी भागों को डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे फिलहाल आप इसका नामांकित चित्र देख रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें बेसिकली जो 4 भाग हैं, 2 भाग तो कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा कैलिक्स और दूसरा हो गया करोला। ठीक है, कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, बाएं दलपुंज बोलते हैं। देखिए कैलिक्स हो गया, कैलिक्स के ऊपर होता है करोला। ठीक है, अब करोला के ऊपर देखिए ये जो भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, ये संरचना जो आपको दिख रही है, ये संरचना क्या कहलाती है, ये संरचना कहलाती है पुमंग। ठीक है, ये संरचना क्या कहलाती है, पुमंग। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। देखिए एंड्रोसियम के बाद ये जो आपको संरचना दिख रही है, ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की जो संरचना दिख रही है, ठीक है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इस संरचना को हम बोलते हैं जायांग। ठीक है, क्या बोलते हैं, इस संरचना को हम बोलते हैं जायांग। तो देखिए पुष्प के बेसिकली 4 भाग हैं। एक पहला भाग कौन सा है, कैलिक्स या बाएं दलपुंज, दूसरा होता है करोला या दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा भाग क्या होता है, जायांग। ठीक है, अब देखिए इस चारों भागों में देखिए ये पुष्प के जो चारों प्रमुख भाग हैं, ठीक है, ये जिसके ऊपर स्थित होते हैं, ठीक है, यानी ऐसा भाग जिसके ऊपर पुष्प के चारों मेन भाग उपस्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थैलमस या पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो हमारा जायांग है ये बेसिकली 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल से पुष्प का नामांकित चित्र है। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, तो एक पुष्प के नामांकित चित्र में इतने भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो हमारा ये भाग जो होता है हमारा, ये क्या कहलाता है, ये संरचना जो हमारी गोलनुमा ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को क्या कहते हैं हम, ये ओवरी होती है या अंडाशय इसको कहते हैं। ठीक है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ओवरी या अंडाशय। देखिए ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर कई सारे, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओब्यूल्स यानी बीजांड होते हैं। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, अंडाशय के अंदर जो है ओब्यूल या बीजांड होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ओब्यूल्स। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अंडाशय का जो देखिए जो बाहरी भाग होता है, ठीक है, अंडाशय के सबसे ऊपरी भाग इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको, हम स्टिग्मा बोलते हैं या इसको हम हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, और वर्तिकाग्र के नीचे का भाग, ठीक है, देखिए वर्तिकाग्र के नीचे का भाग यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो है ये क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है वर्तिका कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वर्तिका या स्टाइल कहलाती है। तो ये हो गई वर्तिका या स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक नामांकित चित्र है, किसका, एक पुष्प का नामांकित चित्र है। ठीक है, और यदि हम बात करें बेसिकली फ्लावर की, तो देखिए यह बेसिकली किसका, जो जितने भी एंजियोस्पर्म है, ठीक है, जितने भी कौन है, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म यानी जितने भी आवृत्तबीजी पादप होते हैं, तो आवृत्तबीजी पादपों में पुष्प का पाया जाना महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी जो पुष्प होते हैं ये बेसिकली आवृत्तबीजी पादपों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जितने भी एंजियोस्पर्मिक होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, और यदि पूछा जाता है कि पुष्प केवल किस में पाए जाते हैं तो एंजियोस्पर्म प्लांट में अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बेसिकली क्या है कि जो पुष्प होते हैं ये आवृत्तबीजी पादपों का जनन अंग भी है। ठीक है, अब चूंकि फ्लावर ही क्या होता है, किसी भी पौधे का जनन अंग होता है। ठीक है, तो फ्लावर में ही पुमंग और जायांग स्थिर होते हैं। ठीक है, और ये जनन अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी पुष्प, किसी भी आवृत्तबीजियों में जो पुष्प है वो क्या होता है, जनन अंग होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प क्या है। ठीक है, तो पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है। तो पुष्प क्या होता है, एक रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्ररोह का ही रूपांतरण होता है। ठीक है, यह पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि पुष्प है तो एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक पुष्प की नॉर्मल संरचना आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ पे पुष्प की सभी भागों की, ठीक है, तो देखिए पुष्प के सभी भागों में बेसिकली देखिए सबसे पहला भाग होता है पुष्प व्रंत या डंठल। ठीक है, यह क्या होता है, यह पुष्प का व्रंत अथवा डंठल होता है। ठीक है, यानी स्टॉक ऑफ फ्लावर होता है, तथा जिन पुष्पों में व्रंत पाया जाता है ऐसे पुष्पों को हम सव्रंती पुष्प कहते हैं। ठीक है,
यानी ऐसे पुष्प जिनमें व्रंत पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सव्रंती पुष्प बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायग्राम में देखिए जो पुष्प व्रंत या डंठल होता है तो यह पौधे का या पुष्प का सबसे निचला भाग होता है। ठीक है, जिसको हम पेडिकल या डंठल बोलते हैं। ठीक है, और जिन पुष्पों में व्रंत पाया जाता है उसको हम सव्रंती पुष्प बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दूसरी संरचना है वो होती है पुष्पासन। ठीक है, देखिए पुष्पासन क्या होता है, यह पुष्प का वह अंग है जिस पर पुष्प के चारों भाग उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ये जो पुष्पासन है हमारा, ठीक है, ये भाग जो गोलाकार भाग दिख रहा है ये हमारा थैलमस या पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, और पुष्पासन में ही पुष्प के चारों भाग कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक है, ये चारों भाग जो है पुष्प के थैलमस में ही स्थित होते हैं, अर्थात ये पुष्प इसी के ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक है, इसीलिए यह पुष्पों का आसन है, यानी पुष्पासन कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एक संरचना होती है। ठीक है, अब यदि पुष्प के प्रमुख 4 भागों की बात की जाए, ठीक है, तो पुष्प के जो प्रमुख 4 भाग हैं उसमें जो पहला भाग है वो होता है बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। ठीक है, तो देखिए बाह्य दलपुंज या कैलिक्स क्या होता है, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, वह इसकी प्रत्येक इकाई बाह्य दल कहलाती है। ठीक है, यह पुष्प का सबसे क्या होता है, बाहरी भाग होता है, यानी आउटर पार्ट होता है, और इसकी हर एक यूनिट जो है क्या कहलाती है, बाह्य दल या सेपल कहलाती है। ठीक है, ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में आप समझिए, डायग्राम में यहाँ पे देखिए आप, ये जो संरचना आपको दिख रही है, ठीक है, सबसे बाहरी संरचना फ्लावर का सबसे ये जो बाहरी भाग है, ठीक है, इस भाग को हम कहते हैं कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है सेपल या दलपुंज होती है। ठीक है, सेपल या बाह्य दल होती है, बाह्य दल या सेपल इसकी यूनिट होती है। ठीक है, यानी यदि यहाँ पे यानी यदि एक बाह्य दल है तो यदि यदि बाह्य दल पुंज है तो उसको हम बाह्य दल बोलेंगे, और कई सारे जब बाह्य दल आपस में मिल जाएंगे तो उसको हम बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पुष्प का जो दूसरा प्रमुख भाग है वो होता है दलपुंज, या इसको हम क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पुष्प का दूसरा प्रमुख भाग होता है वो होता है कैलिक्स, वो होता है करोला या दलपुंज, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए करोला या दलपुंज क्या होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ठीक है, और इसकी प्रत्येक इकाई यानी इसकी जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, पेटल कहलाती है। ठीक है, और दल बेसिकली अलग अलग रंग के हो सकते हैं। ठीक है, जो दल होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, और ये आकर्षक कलर के होते हैं। ठीक है, जो कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, और कीट इनकी ओर आकर्षित होकर के आते हैं, जिसके बाद आगे चल के प्रोसेस होती है किसकी, पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो जो दलपुंज या करोला होता है इसकी यूनिट पेटल कहलाती है या दल कहलाती है, और यह पुष्प का दूसरा बाहरी चक्र होता है, तथा इसकी जो प्रत्येक इकाई पेटल कहलाती है, और दल जो है वो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, जो बाह्य दलपुंज हैं और दलपुंज जो होते हैं ये पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। ठीक है, सहायक चक्र का मतलब होता है ये पुष्प के आवश्यक चक्रों को सुरक्षा देते हैं। ठीक है, जो आवश्यक चक्र हैं पुष्प के उनको ये सुरक्षा देने का यानी प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। ठीक है, कौन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज यानी कैलिक्स और कोरोला क्या करते हैं, जो प्रमुख चक्र हैं पुष्प के उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हमारा भाग है पुमंग, या इसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पुमंग होता है या एंड्रोसियम होता है यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। ठीक है, यानी तीसरा प्रमुख भाग है, और यह पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, यानी ये मेल ऑर्गन्स होता है। ठीक है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन होता है ये किसका, किसी भी फ्लावर का, यानी नर जनन भाग होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसे लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं, तथा इसकी प्रत्येक यूनिट क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, इसकी हर एक यूनिट क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए जो पुंकेसर है, तो पुंकेसर जो है वो प्रमुख 3 भागों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि पुंकेसर जो है वो किस प्रकार से बना होता है। तो देखिए जो हमारा पुंकेसर है, तो पुंकेसर की संरचना बेसिकली इसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है, देखिए पुंकेसर की संरचना में प्रमुख 3 भाग दिखाई देते हैं। देखिए नीचे का जो भाग होता है ये भाग कहलाता है क्या, इसको हम बोलते हैं पुतंतु या फिलामेंट। ठीक है, इसको हम पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इस भाग को हम पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, यानी ये फिलामेंट होता है। ठीक है, एक तरह का। और देखिए इसके ऊपर का भाग यानी ये जो भाग होता है ये कहलाता है क्या, परागकोश। ठीक है, परागकोश को हम इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर की संरचना दिख रही है आपको
ये पराग कोष या एंथर है। देखिए इसके बाद पराग कोष जो हैं ये दो पालियों में विभक्त होते हैं, ठीक है। ये एक पाली हो गई और ये दूसरी पाली। तो दोनों पाली के आपस में जुड़ने का जो स्थान होता है, ठीक है, यानी जो दोनों लोबों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, दोनों लोब जो हैं इसके पराग कोष के, तो इन दोनों लोबों को जो जोड़ता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव या योजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम, योजी, या इंग्लिश में उसको कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पुंकेसर होते हैं, ये पुंकेसर के 3 भाग हैं, ठीक है। अब इन पराग कोष जो होते हैं, ठीक है, पराग कोष में 2 लोब हैं और पराग कोष के अंदर क्या होती है, परागधानियां होती है, ठीक है। पराग कोष के अंदर क्या होती है, परागधानियां। इनको पराग कोष के जो अंदर आपको अंदर जो धानियां दिख रही है इनको हम परागधानियां कहते हैं, ठीक है। यानी देखिए एक पाली में 2 परागधानियां होती है, यानी 2 पाली हैं टोटल, तो 2 पाली में कितने परागधानियां होंगी, 4 परागधानियां। तो जो इसके अंदर की संरचना ये क्या होती है, परागधानी इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम परागधानी कहते हैं, या इसको हम लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, और दूसरा इसका नाम है लघु बीजाणुधानी भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। और इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर कई सारे लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है, और इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं। और लघु बीजाणु यानी परागकण, ठीक है। तो जो लघु बीजाणु होते हैं वही तो परागकण होते हैं, और जो परागकण होते हैं यही तो क्या होते हैं, नर जननांग का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो पुष्प का पुंकेसर होता है, बेसिकली यह क्या होता है, नर जनन भाग का कार्य करता है, ठीक है। यह पुमंग की यूनिट होती है पुंकेसर, और पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बनती है, परागकोश, योजी और पुतंतु, ठीक है। फिलामेंट नीचे का भाग होता है लंबा सा, और जो दोनों लोब आपस में जुड़ते हैं उन जुड़ने के स्थान को हम योजी बोलते हैं या संयोजी बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में हम कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और परागकोश या एंथर के अंदर परागधानियां होती है, और परागधानियां के अंदर परागकण या लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु या परागकण, ठीक है। और परागकण बेसिकली नर कोशिकाएं होती है जो नर जननांग का कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये होता है पुंकेसर का भाग, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है हमारा क्या, पुमंग, और पुमंग की हर एक यूनिट यहाँ पे एक पुंकेसर की यूनिट दिख रही है, ठीक है। तो पुंकेसर जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है। चलिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जायांग अथवा स्त्री केसर, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में गाइनोसियम भी कहते हैं, ठीक है। तो जो जायांग होता है या स्त्री केसर होता है, यह बेसिकली पुष्प का चौथा चक्र होता है, ठीक है। और यह पुष्प का आंतरिक आवश्यक चक्र होता है, और यह पुष्प का नर जननांग भी है, ठीक है। जो जायांग या स्त्री केसर होता है यह पुष्प का नर जननांग है, ठीक है। और इसकी हर एक यूनिट क्या कहलाती है, अंडप या कार्पल कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने एक गाइनोसियम का डायग्राम बना के रखा है, या जायांग, जिसको कि आप स्त्री केसर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो जो स्त्री केसर या जायांग है बेसिकली यह 3 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखिए इसके सबसे ऊपर का जो भाग होता है, ठीक है, जिस पर परागकण आके गिरते हैं, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो एक लंबी नली रूपी संरचना दिख रही है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इस संरचना को हम बोलते हैं वर्तिका या स्टाइल, ठीक है। इसके बाद देखिए जो नीचे का पूरा भाग दिख रहा है, अंडाकार भाग दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं या ओवरी कहते हैं, ठीक है। और ओवरी ही आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद या निषेचन के बाद किस में परिवर्तित हो जाती है, फलों में परिवर्तित हो जाती है। और इस अंडाशय के अंदर क्या स्थित होते हैं, बीजांड स्थित होते हैं, और बीजांड के अंदर क्या होते हैं, भ्रूण कोश या मादा युग्म कोश भी स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए कि जो पुमंग व जायांग है यह आवश्यक जननिक चक्र होते हैं, ठीक है, यानी दोनों जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पुष्प का एक नामांकित चित्र का डायग्राम है, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा आज का कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो एक परिपक्व बीजांड या ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो देखिए बीजांड की यदि संरचना की बात करें तो बीजांड की संरचना में देखिए कई सारे भाग यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम आप लोगों को बना के दिखाएंगे कि एक प्रारूपिक जो बीजांड है इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए सीधे वीडियो को इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं,
ठीक है। तो एक प्रारूपिक जो बीजांड की संरचना है, तो देखिए जो बीजांड की संरचना है, तो बीजांड की संरचना के अंदर क्या होते हैं, मादा युग्मकोद विधिया, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट, जिसको आप लोग भ्रूण कोश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सबसे अंदर जो बीजांड के जो सबसे अंदर संरचना होती है, ये संरचना क्या होती है, भ्रूण कोश की संरचना होती है, ठीक है। और भ्रूण कोश कैसा होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कई सारे यहाँ से भाग निकले होते हैं, ठीक है। यहाँ से इसमें कई सारे भाग निकले होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और भाग ऊपर की ओर जाता है, इधर से भी एक भाग ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो इसका निचला भाग है, ये भाग क्या कहलाता है, बीजांड द्वार, ठीक है। यहाँ से कोई भी परागकण जो है इंटर करता है किसमें, फीमेल गैमीटोफाइट की ओर। तो इस प्रकार से एक परिपक्व बीजांड की संरचना होती है, ठीक है। तो देखिए इस परिपक्व बीजांड की जो संरचना है, तो बेसिकली इसमें कई भाग दिखाई देते हैं हमको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक बीजांड की संरचना लगभग बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए इस बीजांड की संरचना में यदि हम बात करें, ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होता है, यहाँ पर कई सारे छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसको हम चलाजा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, चलाजा, या इसको हम निभाग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखिए इसके बाद इसके नीचे जो है यहाँ पे 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, ठीक है, यानी इंटीगुमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, यानी गुहा पाई जाती है, हम कह सकते हैं सीधी सी। तो देखिए इसमें जो दो गुहाएं हैं, ठीक है। तो ऊपर की ये जो बाहरी वाली गुहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, बाह्य अध्यावरण बोलते हैं, या हम इसको आउटर इंटीगुमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाहर का जो ये इंटीगुमेंट होता है इसको बाह्य अध्यावरण, और जो अंदर वाला इंटीगुमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आंतरिक अध्यावरण बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आंतरिक अध्यावरण बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद इसके जो अंदर की संरचना है, ठीक है, यहाँ पास से देखिए कोई भी यदि परागकण या पॉलन ग्रेन आते हैं तो वो यहाँ से इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये भाग क्या होता है, ये भाग होता है बीजांड द्वार, ठीक है। ये कौन सा भाग होता है, इसको हम बीजांड द्वार बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीजांड द्वार होता है, ठीक है। इसके बाद एक भाग यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे जो बीच का केंद्रीय भाग जो जुड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जुड़ने के स्थान को हाइलम बोलते हैं, ठीक है। ये भाग क्या होता है, हाइलम होता है, ठीक है। हाइलम के बाद देखिए बीजांड का ये जो व्रंत होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीजांड व्रंत। जैसे पुष्प के व्रंत को हम पुष्प व्रंत बोलते हैं या पेडिकल, उसी प्रकार हम बीजांड के व्रंत को बीजांड व्रंत बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर इसको हम फनिकल कहते हैं, ठीक है। इसको हम फनिकल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली, और ये जो एक रज्जु दिख रही है आपको मोटी संरचना नुमा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम संवहन रज्जु बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, संवहन रज्जु। और इसके बाद देखिए ये जो ऊपर का पूरा खाली भाग आपको नजर आ रहा है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, संधि रेखा। क्या कहते हैं, संधि रेखा या रफ कहते हैं, ठीक है। इसको हम रफ या संधि रेखा कहते हैं, ठीक है। इसको हम रफ या संधि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रारूपिक जो बीजांड है, तो उसमें प्रमुख इतने सारे भाग दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम एक एक करके इनके प्रमुख भागों को समझते हैं। देखिए जो हमारा बीजांड है अथवा गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओब्यूल्स या गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बीजांड जो होता है यह एक या एक से अधिक अंडाशय में हो सकता है, ठीक है। यानी अंडाशय में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बीजांड होगा, ठीक है। एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं, ठीक है। तथा बीजांड जो हैं अंडाशय में स्थित होते हैं, ठीक है। और ये बीजांड किसके अंदर स्थित होते हैं, अंडाशय या ओवरी के अंदर स्थिर होते हैं। इसके बाद देखिए जो अंडाशय में बीजांडों की संरचना होती है, ठीक है, यानी अंडाशय में जो बीजांडों की व्यवस्था होती है, यानी किस व्यवस्था में वो वहां पे होते हैं, ठीक है। तो अंडाशय में जो बीजांडों की व्यवस्था होती है वो बीजांडान्यास कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, बीजांडान्यास कहलाती है। इसके बाद देखिए जो बीजांड होते हैं बेसिकली यह अंडाकार या श्वेत संरचना होती है, ठीक है। कैसी संरचना होती है, यह एक अंडाकार होती है तथा
श्वेत संरचना होती है। इसके बाद देखिए अंडाशय में बीजांड जो है एक गद्दी नुमा संरचना से जुड़े रहते हैं जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, जो ये हमारे अंडाशय होते हैं वो बीजांड में एक गद्दी नुमा संरचना से जुड़े होते हैं, इसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए इसके बाद जो बीजांड के प्रमुख भाग हैं, देखिए इसमें सबसे पहला भाग क्या है, फनिकल या बीजांड ग्रंथ। ठीक है, तो फनिकल या बीजांड ग्रंथ क्या होता है, यह बीजांड का वह ग्रंथ होता है जिसमें वह अपरा से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए ये नीचे का जो हमारा भाग है ये कहलाता है बीजांड ग्रंथ। ठीक है, और बीजांड ग्रंथ जो होता है यह निचला भाग होता है। ठीक है, यानी ये ग्रंथ होता है किसका, बीजांड का ग्रंथ होता है। और यह किससे जुड़ा होता है, यह नीचे जो है अपरा से जुड़ा होता है। ठीक है, नीचे यह अपरा से जुड़ा होता है। ठीक है, और क्या करता है, यह भ्रूण कोश को पोषण देने का कार्य करता है अपरा। इसके बाद देखिए जो दूसरा भाग होता है वो होता है संवहन रज्जु, या इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर स्टैंड। ठीक है, तो संवहन रज्जु या वैस्कुलर स्टैंड क्या होता है, यह बीजांड ग्रंथ में अपरा से पोषण प्राप्त करने के लिए संवहन ऊतक पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संवहन रज्जु या वैस्कुलर स्टैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है संवहन रज्जु या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम वैस्कुलर स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, वैस्कुलर स्टैंड या संवहन रज्जु बोलते हैं। और संवहन रज्जु क्या होता है, यह बीजांड ग्रंथ में अपरा से पोषण प्राप्त करने के लिए संवहन ऊतक का कार्य करता है। ठीक है, यानी इस संवहन रज्जु के माध्यम से जो अपरा होता है, तो अपरा के माध्यम से संवहन रज्जु जो है पोषण को लाता है। ठीक है, और इंटर कराता है कहाँ, भ्रूण कोश के अंदर। अब इसके बाद देखिए जो अगला भाग होता है इसमें वो होता है संधि रेखा या उभार, इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश के अंदर हम रफ कहते हैं। ठीक है, तो रफ या संधि रेखा अथवा उभार क्या होता है, देखिए यह नाभिक से भी ऊपर की ओर बीजांड ग्रंथ की अतिवृद्धि होती है और यह एक अनुलंब उभार होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो संवहन रज्जु है, ठीक है, इसके ऊपर नाभिक होता है। ठीक है, यानी हाइलम जो भाग होता है, हाइलम के भी आगे की जो अतिवृद्धि होती है, यानी हाइलम का जो भाग आगे चल के और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रफ या संधि रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का उभार है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, उभार भी कहते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद हमारी अगली संरचना जो है, देखिए अगली संरचना होती है नाभिका या इसको हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, तो हाइलम क्या होता है, यह बीजांड का मुख्य शरीर जो होता है वो बीजांड ग्रंथ से जिस क्षेत्र या भाग से जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बीजांड ग्रंथ का जो भाग होता है, ठीक है, ये हमारा बीजांड ग्रंथ ये फनिकल होता है और बीजांड ग्रंथ का भाग आगे चल के जहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक है, इस जुड़ने के भाग को हम क्या कहते हैं, इस भाग को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड ग्रंथ जिस भाग से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। अब देखिए इसके बाद जो अगला भाग होता है वो होता है बीजांड का या इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। ठीक है, तो देखिए जो बीजांड का या न्यूसेलस होता है यह एक मृदुदकी ऊतक है। ठीक है, यह कैसा मृदु ऊतक है, यानी सॉफ्ट प्रकार का टिश्यू होता है तथा यह द्विगुणित होता है। ठीक है, और यह हमेशा एक डिप्लॉइड संरचना होती है। ठीक है, बीजांड का या न्यूसेलस कैसा होता है, बीजांड का या न्यूसेलस जो है यह एक डिप्लॉइड संरचना होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला संरचना क्या है, बीजांड द्वार। ठीक है, तो देखिए जो बीजांड द्वार होता है इसमें अध्यावरण नहीं होता। ठीक है, यानी बीजांड द्वार में किसी भी प्रकार का अध्यावरण या आवरण नहीं होता है। ठीक है, तथा पराग नलिका का प्रवेश यहीं से होता है। ठीक है, और जो पॉलन ट्यूब होती है हमारी, यह पराग नलिका वो कहाँ से इंटर करती है, बीजांड द्वार से ही किसके अंदर इंटर करती है, फीमेल गैमीटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश के अंदर इंटर करती है। इसके बाद देखिए अगला भाग होता है निभाग या चलाजा। ठीक है, यहाँ पे देखिए निभाग या चलाजा क्या होता है, बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर उपस्थित होता है। ठीक है, और बीजांड काय ऊतक प्लस अध्यावरण के जंक्शन पर पाया जाता है। ठीक है, यह किनके बीच में पाया जाता है, बीजांड काय ऊतक और अध्यावरण के जंक्शन पर पाया जाता है। ठीक है, तो डायग्राम में आप यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हमने कहा कि यह क्या कहा कि यह बीजांड ग्रंथ के विपरीत सिरे पर, यानी बीजांड ग्रंथ हमारा इस साइड है और जो चलाजा या निभाग होता है वह ऊपर साइड होता है। ठीक है, तो यह तो बीजांड ग्रंथ के विपरीत साइड होता है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरा क्या होता है कि यह बीजांड काय ऊतक, ठीक है, यानी जो न्यूसेलस होता है हमारा, और न्यूसेलस और अध्यावरण, देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे न्यूसेलस है और इन दोनों अध्यावरण के बीच वाला भाग जो होता है ये भाग क्या कहलाता है, चलाजा या निभाग कहलाता है। ठीक है, देखिए इसके आगे हमारा क्या है, अध्यावरण। ठीक है, अगला भाग हमारा क्या है, अध्यावरण, या इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है,
तो अध्यावरण या इंटेगुमेंट क्या होता है, यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इंटेगुमेंट बेसिकली दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटेगुमेंट यहाँ पे जो उपस्थित है, ठीक है, ये होता है बाह्य अध्यावरण, ठीक है। बाहरी की ओर जो अध्यावरण होता है उसको हम बाह्य अध्यावरण बोलते हैं, और जो अंदर की ओर अध्यावरण होता है उसको हम आंतरिक अध्यावरण या इनर इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।